Hello, friends. Welcome back again on the I Have a Vision Academy YouTube channel. In short, I Have Academy. So, without wasting any further time, let's start our today's topic. Fundamental rights. One of the most important topics regarding prelims and mains exam both. Which part? Part 3 of our constitution. Articles 12 to 35. चेक कर लेना एक बार कि सही है या नहीं. 12 to 35. इसका थोड़ा हिस्ट्री जान लेते हैं. There was a king of Britain, King John. So he signed a number of rights he has to give to his citizens. Okay? जो उनके दरबारी थे, जो उसके टेरिटरी में रहते थे, उनके साथ उसने एक एग्रीमेंट साइन किया. ओके, ये एग्रीमेंट में क्या था कि दीज आर द लिमिटेशंस ऑन द power of King John. This particular provision is called Magna Carta. Okay, via this Magna Carta, the people of this particular region which belongs to King John, which is ruled by King John. So this particular Magna Carta is checking the arbitrariness of the rule of the king. Understood? इसका मतलब कि किंग जॉन जो था वो अपनी मर्जी से आज के बाद कोई भी रूल नहीं बना सकता था. कौन से रूल? दोज रूल विच आर वायलेटिंग द फ्रीडम ऑफ अ सिटीजन. Understood? So this Magna Carta contains certain provision which are checking the arbitrariness of the King John, which was signed in 1215. Understood? So this was history. अच्छा, in Indian freedom struggle, first time the fundamental rights are quoted in Karachi session in 1931. ओके, इसके हेड कौन थे बताओगे? वल्लभ भाई पटेल. ओके, सो व्हाट आर दिस फंडामेंटल राइट्स? आई हैव टोल्ड यू सम हिस्ट्री, सो यू शुड हैव सम बेसिक नॉलेज अबाउट दीज फंडामेंटल राइट्स. दीज आर प्रोवाइडेड बाय द स्टेट टू इट्स सिटीजन फॉर द ओवरऑल वेलबींग. These rights are fundamental in the development of a human being. Okay, अगर आप ये जो बेसिक राइट्स हैं इनसे भी आप वंचित रखते हो एक आदमी को, तो ही कांट अटेन हिज फुल पोटेंशियल. अंडरस्टूड? सो दीज आर द फंडामेंटल राइट्स. अच्छा, एक और टर्म यहाँ आती है जो बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स में भी बोलते हैं. व्हाट आर ह्यूमन राइट्स? ओके, ह्यूमन बेसिक राइट्स और ह्यूमन राइट्स. तो ह्यूमन राइट्स वो होती हैं कि आप एक ह्यूमन हो, उसकी वजह से जो आपको राइट मिल रही हैं उनको बोलते हैं ह्यूमन राइट्स. सो अगर आगे आपके पास क्वेश्चन आ गया, इफ़ टुमारो यू एनकाउंटर अ क्वेश्चन डेट ऑल ह्यूमन राइट्स आर फंडामेंटल राइट्स, द आंसर इज ऑफ कोर्सली नो. क्योंकि जो स्टेट है वो पर्टिकुलर कुछ फंडामेंटल राइट्स ही आपको दे पाएगा. अंडरस्टूड? क्योंकि आबादी कितनी है इंडिया की? 135 करोड़. अभी तो उससे भी ज़्यादा आ जाएगी, अभी 2021 सेंसस हो जाने दो, है ना. सो दीज आर द बेसिक्स ऑफ फंडामेंटल राइट. एक और चीज़ हम बोल सकते हैं, वाई दीज आर कॉल्ड फंडामेंटल? बिकॉज दीज आर इंस्टिल्ड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन एंड द कॉन्स्टिट्यूशन इज इटसेल्फ फंडामेंटल लॉ ऑफ लैंड. अंडरस्टूड? जो भी रूल्स एंड प्रोविजंस कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हैं, दीज आर फंडामेंटल. वाई? बिकॉज द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ इज मेड बाय द सिटीजन्स, है ना. सो दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ फंडामेंटल.
नाउ दीज राइट्स आर जस्टिसिएबल इन नेचर। ओके, दो वर्ड्स हैं, जस्टिसिएबल एंड नॉन जस्टिसिएबल। ठीक है, जस्टिसिएबल मीन्स कि यू कैन एनफोर्स दीज राइट्स बाय गोइंग टू अ कोर्ट। अंडरस्टूड। अगर कोई पर्टिकुलर राइट नॉन जस्टिसिएबल कैटेगरी में आती है, इफ अ पर्टिकुलर राइट फॉल्स in the category of non-justiciable rights, then you can't approach Supreme Court, High Court or any other court of India claiming that, sir, dear judiciary, my particular right has been violated. इसका grievance redressal mechanism मुझे चाहिए. Court can't help you if that particular right of yours belong to non-justiciable part. अच्छा, तो नॉन जस्टिसिएबल पार्ट है कौन कौन से? पार्ट 4 है। 4 में क्या है? DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। मैंने बहुत अच्छी तरह समझाया है, बेसिक ही समझाया है, पर क्या होता है यू कैन वॉच माई प्रीवियस वीडियोज। 4A इंक्लूड्स फंडामेंटल ड्यूटीज विच आर ओनली एंड ओनली फॉर सिटीजन्स ऑफ इंडिया, नॉट टू फॉरेनर्स। Understood? So these both parts in our Indian Constitution are non-justiciable. On the other hand, our fundamental rights, the founding fathers, the constitutional fathers of India has put these fundamental rights into justiciable category. Understood? What is the significance of justiciable? Now next point comes, these are qualified in nature and not absolute. इसका मतलब क्या? It means it is not that ये जो फंडामेंटल राइट्स में लैंग्वेज लिखी हुई है वो वैसे की वैसी हमेशा एनफोर्सेबल रहेगी. The lines or the statements particularly written in a specific fundamental right can't be implemented in every situation. Understood? That's why these are called qualified rights and not absolute right. But there is only one absolute fundamental right, which is Article 17. 12 to 35 में जो हमारे fundamental rights हैं उनके बीच एक आर्टिकल है, आर्टिकल 17, राइट अगेंस्ट अनटचेबिलिटी, है ना. अनटचेबिलिटी इज अ वेरी बैड थिंग प्रेवलेंट इन द हिंदू सोसाइटी, है ना. सो इस पे कंप्लीट बैन है. आप कोई भी रीज़न नहीं दे सकते दैट यू आर प्रैक्टिसिंग अनटचेबिलिटी बिकॉज दिस पर्टिकुलर ट्रेडिशन इज इंस्टिल्ड इन आवर एंशिएंट टाइम्स. दिस रीज़न विल नॉट बी वैलिड इन द कोर्ट्स. और आपके पढ़ेंगे चपेटवा, है ना. सो दिस अपार्ट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर आर्टिकल 17 विच इज एब्सोल्यूट इन नेचर, ऑल अदर्स आर क्वालिफाइड इन नेचर. दिस वॉज अनदर पॉइंट. नाउ दिस फंडामेंटल राइट्स contains some of the basic structure of Indian Constitution, but they do not belong to the basic part of basic structure of Indian Constitution. Now what is this basic structure? थोड़ा सा ब्रीफ ले लो, पूरा अलग चैप्टर है इसके ऊपर. ओके, the very famous case in the history of court cases is केशवानंद भारती केस. ठीक है, ये शायद से केरला या तमिलनाडु के थे, आई थिंक केरला के थे, और ये एक टेम्पल के पंडित थे. ठीक है, तो इनका एक केस था, और इस केस के बाद ही 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आई 1976 की, ये बस मैंने रेफरेंस दिया है. दिस केस वाज इन
1973, ठीक है, क्योंकि ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट थी ये भी बहुत बड़ी थी, तो इससे आप याद रख सकते हो केशवानंद भारती केस 1973 में आया, उसके बाद ये आ गई, ठीक है। तो अभी के लिए कर देते हैं इसको रब। सो जब केशवानंद भारती केस आया तो यू नो देर आर मैनी केसेस विच आर फॉलोइंग दिस, शंकरी प्रसाद केस, गोलकनाथ केस, एंड देन कम्स केशवानंद भारती केस। तो जुडिशरी परेशान हो चुकी थी इन सारे केसेस से। व्हाट आर दिस शंकरी प्रसाद एंड गोलकनाथ केसेस? We will dealt with these provisions, with these court cases in our near future lectures. So coming to the basic part or basic structure. So in Keshwanand Bharati case, the Supreme Court gave a new principle which is called basic structure of Indian Constitution. Supreme Court held that Parliament can amend each and every provision in our Indian Constitution by his constituent legislative powers, but he can't touch or amend the basic principles lies in our Indian Constitution, and these basic principles are called basic structure of Indian Constitution. Now since time immemorial, after this case, in number of cases judiciary has pronounced this particular basic structure doctrine and put one by one many things in this basic structure doctrine, like फेडरल फीचर्स, है ना। फेडरल क्या होता है मैंने आपको बताया, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, एंड मैनी प्रोविजंस लाइक दिस, जुडिशियल रिव्यू है ना, एंड मैनी मच मोर प्रोविजंस। वी विल dealt with these provisions in the near future. So this was nothing but basic structure doctrine. So these fundamental rights although contain the provisions, some of the provisions of basic structure doctrine, but these do not belong to the basic structure doctrine. Why? Because anything which can be amended is not part of basic structure doctrine. So fundamental rights have been amended. 44th Constitutional Amendment Act of year emergency के बाद 1978। इसमें क्या हुआ था, हमारी अंडर आर्टिकल 31 वी हैव राइट टू प्रॉपर्टी. This particular right to property was deleted because as we are doing land reforms and redistribution of land to those people who don't have land. Understood? So this particular right is obstructing this process. So this right has to be deleted and it has been put under Article 300A of our Indian Constitution. It means at present right to property is a constitutional right, but it is not part of Part 3 of our Indian Constitution, which deals with fundamental rights. It means it is not a fundamental right but a constitutional right. Understood? Next point, during emergencies are given in Article 352, 356 and 360. There are three types of emergency. National emergency proclaimed by President under Article 352. 356 deals with President's rule in a state or number of states. And in Article 360 we have the provisions of financial emergency in India. ठीक है, एक बात याद रखना, आज तक फाइनेंशियल इमरजेंसी इंडिया में नहीं लगी. हाँ, वी हैव स्लेप्ट टू द एज इन 1991, बहुत ही करीब आ गए थे, बट एट दैट पर्टिकुलर टाइम ऑल्सो वी हैवेंट अप्लाइड द प्रोविजंस ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी. तो अब तो कोई बात ही नहीं है, जब इतना ख़राब टाइम में नहीं लगाए तो अब तो हो ही नहीं सकता. So during emergencies
this applicability of fundamental rights can be suspended. But two फंडामेंटल राइट्स ये हमेशा रहेंगी, इनको आप सस्पेंड नहीं कर सकते. व्हाट आर दिस? आर्टिकल 20 एंड आर्टिकल 21. राइट अगेंस्ट कोएर्जन ऑफ स्टेट, जिसमें 3 प्रिंसिपल्स हैं, हम बाद में देखते हैं. एंड राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी. ये तो एक ऐसा आर्टिकल है, कभी कुछ हो ही नहीं सकता इसका, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी. पर आप ये भी याद रखना, राइट अगेंस्ट कोअर्जन ऑफ स्टेट, मतलब फोर्सफुली अगर आपने कुछ नहीं किया, वॉयलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं किया, वॉयलेशन ऑफ एनी लॉ कुछ नहीं किया आपने, सो स्टेट कांट पुट यू बिसाइड जेल. ठीक है, ऐसा अभी के लिए समझ लीजिए. सो नाउ दीज आर सर्टेन प्रोविजंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स. अच्छा, एक और पॉइंट है, फंडामेंटल राइट्स प्रमोट्स पॉलिटिकल डेमोक्रेसी इन आवर कंट्री. ठीक है, इट चेक्स द रैंडम आर्बिट्रेरीनेस ऑफ द गवर्नमेंट. ठीक है, गवर्नमेंट एज वेल एज लेजिस्लेचर. इट चेक्स that a particular citizen, his rights are not being violated under the tyranny of executive or the random laws legislated by legislature. So it promotes political democracy. So these are qualified rights. अब ये qualified है तो यहाँ एक और पॉइंट आ जाता है, अगर ये qualified है मतलब इसकी limitations है. So 31A, 31B and 31C. 31A deals with, it means amendment. These 3 are amendments, क्योंकि ये कैपिटल वर्ड्स हैं, अगर कैपिटल है तो अमेंडमेंट है मतलब. तो 31A deals with the acquisition of land. 31B deals with the subjects in 9th schedule. Understood? And 31C, in one of the judicial pronouncement, the Supreme Court held that 2 particular DPSPs will always override 2 particular fundamental rights. What are these? और ये पहले 31 भी था. So these 2 particular things, 39B and 39C of part DPSP, will always override 14, 19 and Article 31 of fundamental rights. But fundamental rights, in fundamental rights 31B has been deleted. ठीक है, so these are the limitations, 31A, 31B and 31C. 9th schedule ऐड हुआ था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वाया फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1951 या 52 आई थिंक. Understood? So these are all the provisions of fundamental rights. Absorb this. Now these fundamental rights are divided into 3 or 4 categories. What are these? I am giving you the overview. We will see the detailed explanation in the future classes.
थोड़ी नंबरिंग गलत हो गई थी, बट आई नो दिस पर्टिकुलर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर 5 4 2 4 2 एंड 1. सो इससे भी आप याद कर सकते हैं. अभी बताता हूँ कैसे होता है. सो आर्टिकल 12 डील्स विद state definition. In number of provisions there is a use of the term state. So what exactly is this state? Our constitution defines it. Second is, what is law? In various provisions the particular term law has been given. So what is the definition of this law? This is also given in article 13. Now comes the actual fundamental rights. Understood? 14 to 18 is right to equality. 19 to 22 right to freedom. 23 and 24 right against exploitation. 25 to 28 ओके इसको छोड़ दिए, ये आइए कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स. 31 राइट टू प्रॉपर्टी. 32 राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज. एंड दिस इज पर्टिकुलर एजुकेशन रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन. ओके, सो याद कैसे रहती है? आपको ये वैसे रटनी पड़ेगी. अगर आप 3-4 बार रट लिए तो ऐसे ही जैसे मेरे गलत हो गया था यहाँ पर मुझे याद आता गया, तो ऐसे भी आपको भी आ जाएगा. सो आर्टिकल 14 to 18 इज़ 5 in number which deals with right to equality. अंडरस्टूड? तो ये 5 है, ये अपने एक मेमोरी बॉक्स में याद कर लीजिए. 19 to 22 आर 4 in number एंड यहाँ से पैटर्न है 4 2 4 2. ये पैटर्न एक ही मेमोरी बॉक्स में रखना अपने, और लास्ट में बस ये याद करना है, ये रहने दीजिए, ये याद करना है 32 वो एक है. तो एक मेमोरी बॉक्स 4 2 4 2 ये एक मेमोरी बॉक्स में करना और ये 5 अलग करना. ठीक है. 19 to 22 4 articles right to freedom. 23-24 only 2 articles right against exploitation. 25 to 28 right to religious instructions in educational institutions और right to अपने रिलीजन अफेयर्स को संभालना, ये भी बोल सकते हैं. ठीक है. 29 to 30 कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स एंड 32 कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज. यहाँ रिट्स भी इंक्लूड होती हैं. ठीक है. तो ये पूरा एक बेसिक प्रोविजंस था. हम ऐसे ही अभी 12 और 13 करेंगे थोड़ी देर में, या तो अगली क्लास में करेंगे क्योंकि आज की क्लास में ज़्यादा लंबी नहीं करना चाहता. सो इन टुमारोज क्लास वी विल डील विद 12 and 13 फर्स्ट, देन 14 to 18 राइट टू इक्वलिटी. छोटी छोटी क्लासेस करेंगे, अच्छा रहेगा. सो आई थिंक दिस इज एनफ फॉर द बेसिक्स ऑफ fundamental rights. So if you like this video, please share it with your friends and subscribe to our YouTube channel. तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद.